हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल इंग्लिश फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। और अभी तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव, उसके बाद प्रपोजिशंस। सो डेफिनेटली वो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत डिटेल्ड हैं। सो डेफिनेटली वी नीड मोर टाइम टू क्रिएट दोज लेक्चर्स, तो वो फुल कोर्स में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हमें जो अभी एट प्रेजेंट जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं, सिर्फ उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो इसलिए प्रपोजिशंस में आपने देखा हमने 2 लेक्चर्स टोटल लिए उसमें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टेंसेस। ओके, सो टेंसेस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा टेंसेस का। तो देखिए, टेंसेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि टेंसेस होते क्या है बेसिकली। तो टेंसेस क्या है बेसिकली? टेंसेस बेसिकली शोज द टाइम फ्रेम ऑफ एन एक्शन। ओके, तो कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है वो किस समय में, किस टाइम फ्रेम में परफॉर्म हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें टेंसेस देते हैं। मतलब कि अगर कोई एक्टिविटी पहले हो चुकी है, क्या वो अभी हो रही है या वो फ्यूचर में होगी, ओके, आने वाले समय में होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें टेंसेस देते हैं। तो आपने बेसिकली पढ़ा है कि ओके 3 तरह के टेंसेस होते हैं, दैट इज पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन सिंपल। ओके, यही चीज हमने सॉरी नॉट सिंपल, बाय मिस्टेक ये मैंने लिख दिया, इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो थर्ड टेंस जो हमने पढ़ा है दैट इज फ्यूचर। ओके, ये चीज हमने अभी तक पढ़ी है बचपन से अभी तक कि हाँ, जो चीज एक्टिविटी पहले हो चुकी है उसे हम पास्ट में डालेंगे, जो अभी हो रही है वो प्रेजेंट में आएगी, और जो आने वाले समय में होगी उसे हम फ्यूचर में डालेंगे। तो देखिए, ये इतना डायरेक्ट नहीं है। ओके, इसमें और थोड़ा सा डिटेल और डाइव इन आपको करना होगा, बिकॉज पास्ट मतलब क्या? पास्ट मतलब जो समय बीत गया, मतलब मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं तो अभी से जो 2-3 मिनट पीछे बीत चुके हैं, ओके, वो वाला भी तो पास्ट ही हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि किस चीज को मैं पास्ट मानूंगा, किस चीज को प्रेजेंट मानूंगा और किस चीज को मैं फ्यूचर मानूंगा। क्या आप आने वाले 1 घंटे बाद का जो समय है उस चीज को फ्यूचर मानेंगे? क्या आप 1 घंटे बाद वाले जो, या 1 दिन 1 साल बाद वाला जो समय उसको फ्यूचर मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो हमें कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए देखिए, मैं एक सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं। मैं एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ एक लाइन मैंने बनाया। ओके, नाउ इस लाइन पे आपको क्या अज्यूम करना है? इस लाइन पे मैं 2 सेक्शंस अज्यूम करता हूँ, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। ओके, अभी जो मैंने सेक्शन बनाई ये क्यों बनाए? तो मैं कहता हूँ कि ये सेक्शन 1 जो है, ये वाला सेक्शन जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो है 1, ओके, इस पॉइंट के पहले की जो भी चीजें होंगी उसे मैं मानूंगा पास्ट। ओके, इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच में 1 से 2 के बीच में जो भी चीजें होंगी उन्हें मैं मानूंगा प्रेजेंट। ओके, और ये सेक्शन 2 के आगे का जो पार्ट है इसे मैं मानूंगा फ्यूचर। ओके, अब ये कौन से हो सकते हैं ये सेक्शन? तो ये देखिए, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप जिस टर्म में बात कर रहे हैं, या जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली हमारे डिस्कशन का। ओके, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं किसी से या कोई चीज लिख रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या सेक्शन 1 होगा और क्या सेक्शन 2 होगा। सेक्शन कहाँ होगा? सेक्शन बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं बोल देता हूँ, लेट सपोज कि सेक्शन 1 का मतलब है 31 दिसंबर 2019, मतलब इससे पहले की जो भी एक्टिविटी होगी उसको मैं पास्ट में मानूंगा। फिर मैं बोल देता हूँ कि सेक्शन 2 का मतलब है 31 दिसंबर 2020। सो इसका मतलब जो भी एक्टिविटी सेक्शन 2 में, मतलब दिसंबर 2020 के बाद की हो रही होगी, मैं उसे फ्यूचर में बोलूंगा। और इस रेंज में, मतलब ये 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जो भी एक्टिविटी होगी उसे मैं प्रेजेंट मानूंगा। ओके, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से मैंने सेट कर दिया इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं कोई ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूँ जो 31 दिसंबर के पहले हुआ होगा, जैसे कि बहुत एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, पुलवामा अटैक ले सकते हैं, लेट से, और इसी तरह के, और सर्जिकल स्ट्राइक ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सब क्या है? ये सब 31 दिसंबर के पहले हुए थे, तो मैं उन्हें पास्ट में रख दूंगा इस तरह की एक्टिविटीज को। जो भी एक्टिविटीज अभी हो रही हैं कि अच्छा कोविड-19 है, साइक्लोन्स आ रहे हैं,
ओके इस तरह के जो सिचुएशंस हैं वो सब अभी इस वर्ष में हो रही है तो मैं उन्हें प्रेजेंट में रख दूंगा, और जो एक्टिविटी फ्यूचर में हो रही होगी जैसे कि वर्ल्ड कप होने वाला होगा 2020 में नहीं होगा तो कोई आने वाले 2020 के बाद होगा, 21 में होगा, तो वो सभी एक्टिविटीज़ को मैं फ्यूचर में रख दूंगा। ये मैंने अपने लिए डिफाइन कर लिया। ओके अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब हमने डिफाइन कर लिया कि अच्छा प्रेजेंट कहाँ पे हो, कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्यूचर कहाँ से शुरू होगा और पास्ट कहाँ पे खत्म होगा, ये चीजें हमने जब डिफाइन कर ली तो इसमें भी कुछ और स्पेशल कैटेगरीज आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ओके तो सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कि कहीं पे भी हो सकती है। ओके अब ये क्या है, ये तीन वह पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, एक तरह से आप कहें कि सब टेंसेज हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि किसी एक टेंस में कोई एक्टिविटी कहाँ पे हो रही होगी। जैसे कि देखिए ये पूरी क्या है, ये पूरी मैं कहता हूं कि ये पास्ट की टाइमलाइन है। ओके इस पास्ट की टाइमलाइन में क्या हो सकता है, कोई एक्टिविटी ऐसी होगी जो पास्ट में शुरू हुई होगी और पास्ट में ही खत्म हो गई होगी। ओके कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि पास्ट में शुरू हुई होगी और मैं उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके जैसे कि मैं बोलूँ कि अच्छा 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हो रहा होगा। ओके तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा उस दिन ऐसा हो रहा होगा कि लोग खुश होंगे, जश्न मना रहे होंगे कि यस हमें इंडिपेंडेंस अचीव हो गया। ओके तो एक तरह से क्या होगा कि मैं अगर उस दिन में जाके आपसे पूछूं कि अच्छा उस दिन अगर आप पहुंच गए हो तो आपको क्या दिखेगा, क्या देख रहे होगे आप, तो आप जो भी एक्टिविटी बताओगे वो कंटिन्यूअस में बताओगे बिकॉज ऐसा हो रहा होगा उस समय पे। ओके तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस होता है। सिंपल मतलब क्या कि मैंने सिर्फ एक चीज बोल दी कि लेट्स से सर्जिकल स्ट्राइक हैपेंड। ओके हैपेंड मतलब वो पास्ट में हुई है, लेकिन पास्ट में किधर हुई है ये मुझे नहीं पता। ओके मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि पास्ट में कब हुई थी, बस मैंने इतना बोल दिया कि वो पास्ट में हुई थी, वो हिस्ट्री है, कब हुई थी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ओके वो सभी चीजें कहाँ पे आएंगी, वो सभी सेंटेंसेस कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे सिंपल पास्ट में। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सफिक्स हैं, ओके सॉरी ये जो प्रीफिक्स हैं सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये तीनों भी इन टेंसेस के साथ जुड़ के इनका मीनिंग चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके तो टेंसेस कैसे बन जाएंगे, मैं लिखूंगा सिंपल, ओके कंटिन्यूअस और मैं यहां पे लिखूंगा परफेक्ट। ओके और फिर मैं यहां पे तीनों टेंसेस लिखता हूं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके अब मैं क्या करूंगा, मैं टेंसेस कैसे बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ये तीन टेंसेस में बना सकता हूं। ओके अब जैसा मैं सिंपल के साथ बना सकता हूं वैसा ही मैं कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट और कंटिन्यूअस फ्यूचर के साथ भी बना सकता हूं, और इसी तरह से मैं दूसरे भी बना सकता हूं, लेट सपोज परफेक्ट पास्ट, ओके परफेक्ट प्रेजेंट या परफेक्ट फ्यूचर। ओके तो ये किसी भी वे में हम कर सकते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली टेंसेस कितने बन गए, अल्टीमेटली 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो थोड़ा सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे तो अल्टीमेटली 9 डिफरेंट केसेस बन गए यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं जब इन टेंसेस इन की बात कर रहा हूँ, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, तो यहाँ पर मैं साथ में ये भी बता सकता हूँ कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सिंपल पास्ट में है, मतलब कि जस्ट एक मैंने डेट नहीं बताई, मैंने टाइम नहीं बताया पास्ट में कब, लेकिन बस इतना बोल दिया पास्ट में है। क्या वो पास्ट कंटिन्यूअस में है या कंटिन्यूअस पास्ट में है, कंटिन्यूअस पास्ट का मतलब कि मैं कोई एक पर्टिकुलर डेट पे जाके उस मोमेंट पे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके और तीसरा आता है परफेक्ट पास्ट में। तो परफेक्ट पास्ट मतलब क्या हुआ, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि शुरू हुई पास्ट में और खत्म भी पास्ट में ही हो गई। ओके उसका मुझे पता ही नहीं कि वो कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई, या फिर कहा जाए कि लेट्स सपोज मुझे डेट पता है, जैसे मैं बोलूँ कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तो वो 200 साल रूल किया, तो एक पर्टिकुलर ए डेट से लेके पर्टिकुलरली बी डेट तक वो एक्टिविटी चली। ओके और वो खत्म हो गई, और वो जो पॉइंट था बी जहां पे वो एक्टिविटी खत्म हुई वो भी पास्ट में ही आ रहा है। तो क्योंकि वो पास्ट में ही आ रहा है इसीलिए ये जो सेंटेंसेस होंगे इनको मैं पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट पास्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ओके सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट कि यहाँ पे हम टेंसेस जो है वो इतना सिंपल नहीं है, इतना बेसिक डायरेक्टली नहीं हो सकता, उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके समझना होगा, टेक्निकली समझना होगा। तो ये टाइम फ्रेम का जो मैंने लाइन बनाई है इससे आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको हम और डेफिनेटली डिटेल में भी डिस्कस करेंगे व्हेन वी मूव ऑन टू द लेक्चर्स।
व्हेन वी मूव ऑन टू द फर्दर कॉन्सेप्ट्स। तो अभी के लिए जस्ट ये समझ लीजिए कि हाँ, यहाँ पे जब हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, सो 3 टेंसेस होते हैं हमारे, लेकिन उस 3 टेंसेस में भी टाइम फ्रेम डिफाइंड होते हैं। तो वो टाइम फ्रेम हम सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास टोटल जो टेंसेस हो जाएंगे, एक तरह से हम कहेंगे कि 9 पॉसिबल केसेस हमारे पास बनाए जा सकते हैं। ओके, तो आज क्या हम करेंगे? आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सिंपल के साथ प्रेजेंट को। ओके, क्योंकि ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो सिंपल वर्ड है, ये क्या बता रहा है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रेजेंट में है। अभी प्रेजेंट में कौन से समय पे है ये नहीं बता रहा। ओके, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। ओके, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट क्यों? क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि ये प्रेजेंट में कब है, मतलब कौन से समय पे, कौन सी तारीख पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरह के जो भी एक्टिविटीज होंगी या फिर जो भी एक्शंस होंगे जिसको हमें बोलना है या समझना है या लिखना है, तो उसे हम इनडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे या फिर प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस बोल लीजिए। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। कौन प्रीफिक्स, कौन सफिक्स, ये आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ऐसे जिसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल समझने की बात क्या है कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे सेंटेंसेस को लिखना, ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ना या करेक्टली लिखना सीख रहे हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का एग्जांपल मैं लूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सन राइजेज इन ईस्ट। तो ये क्या है? ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी डेली होती है और डेली हो रही है और आने वाले समय में भी होती रहेगी। तो पीछे हो रही थी, इससे हमें नहीं मतलब, आगे होगी, इससे भी हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ मतलब है कि हाँ अभी तो हो रही है, अभी हो रही है, इसलिए मैंने लिख दिया सिंपल सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर कहें पहले डेफिनेशन को समझ लें कि कहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इन इंग्लिश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ओके, दैट इज रेगुलर, ट्रू और नॉर्मल। मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि रेगुलर हो, ओके, जो कि ट्रू हो और साथ में नॉर्मल भी हो। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा था अभी सन राइजेस इन ईस्ट। तो ये सेंटेंस कैसा है? देखिए, ये ट्रू है, ओके, ये रेगुलर भी है, ये रोज होता है, ओके, और ये नॉर्मल सेंटेंस है कि हाँ ऐसा होता है, इट्स अ कॉमन थिंग, ये होता ही है ऐसा। तो ये सभी चीजों को जो फॉलो कर रहा है उसे हम कहेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल है। हम और डिटेल में और एग्जांपल्स लेते हैं, धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है अल्टीमेटली। ओके, कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए, उसमें भी कुछ डिविजन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लूरल की। ओके, तो प्लूरल और सिंगुलर आप समझते हैं। प्लूरल मतलब बहुसंख्यक हो जाता है, सिंगुलर मतलब एक या एकल जो चीज होती है। ओके, सिंगल चीज जो है उसे हम बोलेंगे सिंगुलर, और प्लूरल मतलब मल्टीपल। ओके, तो एक सेंटेंस जो कि जहां पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, ओके, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो किस तरह से हमें एक सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट मतलब कोई प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एप्पल। ओके, तो एप्पल एक सिंगुलर हुआ और एप्पल्स जब मैं लिखूंगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो जब इस तरह का वर्ड्स होगा मेरे पास, सब्जेक्ट जो होगा वो मेरा प्लूरल होगा, तो मैं उसे कहूंगा कि वो सब्जेक्ट कैसा है, वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट में प्लूरल में और क्या क्या हो सकता है? आई वर्ड जो है ये भी प्लूरल में कहलाएगा, वी जो है ये भी प्लूरल में आएगा, दे जो है ये भी प्लूरल में आएगा, यू। ओके, सो आई, वी, दे, यू, ये सभी को मैं कंसिडर करूंगा कि ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट्स ऐसा मैं मानूंगा। ओके, ऐसा क्यों मानूंगा वो आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी जस्ट पॉइंट को समझिए कि हाँ मैं उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानूंगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस का। दूसरा स्ट्रक्चर, एक नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वर्ड या फिर डोंट वर्ड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, हम एग्जांपल्स भी लेंगे, जस्ट पहले इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाते जाऊंगा। ओके, क्वेश्चन सेंटेंस हो अगर प्रेजेंट सिंपल में तो वो कैसा दिखाई देगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, डू
देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। फिर इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर क्वेश्चन में निगेटिव हुआ, ठीक है ना, एक तो हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन और एक हो गया निगेटिव क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ही निगेटिव लिखा हुआ है। ओके, सो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये अभी लिख लीजिए, धीरे धीरे जब आप स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो और क्लियर होगा। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा और समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखने का तरीका समझा रहा हूँ। उसके बाद डोंट लिख सकते हैं, मतलब ये जो डू है, डू नॉट जो वर्ड है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था डू नॉट की जगह हम डोंट लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप निगेटिव क्वेश्चन में डू नॉट लिख सकते हो या फिर डोंट लिख सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ऐसा कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये जस्ट एक तरीका है लिखने का। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू राइट अ सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, अगला, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब क्या होगा। ओके, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर ले लें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में थोड़ा सा चेंज होता है स्ट्रक्चर। कैसा हो जाता है कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES लग जाता है। अब देखिए ये SES क्यों आया, जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल एप्पल, और थोड़ा और सिंपल लेता हूँ, चलो और बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. आपने इस तरह से सेंटेंस पढ़े होंगे या लिखा भी होगा कभी कि आई वेक अप अर्ली। ओके, और दूसरा सेंटेंस ये भी पढ़ा होगा, ही वेक्स अप अर्ली। तो ही वेक्स अप अर्ली क्यों लिखा हमने यहाँ पे, हमने ही वेक अप अर्ली क्यों नहीं लिखा, ये इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये ग्रामर का एक रूल है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट क्या बोलता है, ये एग्रीमेंट बोलता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, तो वर्ब और जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब में यहाँ पर एक प्लूरल और सिंगुलर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कैसा, जब हम एक सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो हम ES या फिर ES लगाते हैं, ओके, सब्जेक्ट के केस में प्लूरल करने के लिए। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में हम SES लगाते हैं टू मेक द वर्ब सिंगुलर। ओके, ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दिस इज फॉर सब्जेक्ट एंड दिस इज फॉर वर्ब। तो जब आप एक सब्जेक्ट को प्लूरल में लिखते हो तो SES लगाते हो, जैसे मैंगो का क्या हो जाता है, मैंगोज। ओके, उसी तरह से जब आप वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल में करते हो या प्लूरल से सिंगुलर में करते हो तो सिंगुलर करते समय हम उसमें SES लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम क्या मानते हैं कि आई बेसिकली एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो वर्ब है ये भी प्लूरल आएगा। ओके, लेकिन जो ही वर्ड है ये बेसिकली सिंगुलर है। ओके, और ये सिंगुलर है इसलिए मेरा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। तो वर्ब सिंगुलर कैसे हुआ, देखिए ये जो वेक वर्ड था इसमें मैंने क्या लगा दिया, S लगा दिया, तो वेक्स हो गया। तो ही वेक्स अप अर्ली जब मैंने लिखा, सो दिस बिकम्स अ सिंगुलर सेंटेंस। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी और धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करें तो कैसा लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू उसमें लिखा था, अभी हमने क्या लिख दिया, डज नॉट। ओके, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर बनाने का क्या तरीका है, पॉजिटिव सेंटेंस में तो क्या तरीका है कि आप SES लगा दो साथ में, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू नॉट की जगह लिख दो डज नॉट। ओके, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट्स सपोज आई डू नॉट हैव पेन। ओके, अब मैं किसी पर्सन के लिए बोलना चाहता हूं तो मैं कभी ऐसा नहीं लिखूंगा ही डू नॉट हैव पेन। ओके, यहां पे आप क्या लिखोगे, आप ही डू नॉट नहीं लिखोगे, यहां पे आप लिख दोगे ही डज नॉट हैव पेन।
ओके, आप यहाँ पे डज लिखोगे, डू नहीं लिखोगे। क्यों ऐसा करा? बिकॉज बहुत ही सिंपल सा रीजन कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में डू नहीं आता, डज नॉट आता है। ओके, ये तरीका होता है। अगला, अगर क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा आपने देखा था अभी पिछले बार हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या लिखा था? डू लिखा था इसके जगह, तो यहाँ पे क्या आ गया? डज। तो उसी तरह से अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो सिर्फ यही डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे हम तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस को लिख रहे हैं। और इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन लिखे नेगेटिव में तो डज नॉट को क्या लिख सकते हैं? डजंट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा व्हाट डज ही नो अबाउट यू। ठीक है, अब देखिए मैंने व्हाट डज ही नो क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको व्हाट डू ही नो अबाउट यू नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इसको व्हाट डज ही नो लिखा है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, आई डोंट नो। आई क्यों लिखा? यहाँ पे आई मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डू नॉट आ गया, बेसिकली डोंट आ गया। यहाँ पे मैं आई डजंट नो नहीं होता। तो अगर कोई आप इंग्लिश में कभी प्रोनाउंस भी करते हैं, बोलते हैं, किसी से वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं, तो जनरली क्या होता है, हम डू और डज का बहुत मिस्टेक करते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हम आई डज नॉट नो नहीं होता है, आई डू नॉट नो होता है, आई डोंट नो होता है। ओके, इसी तरह से ही गोज टू स्कूल। अब आप सोचिए जरा, आप खुद के बारे में लिखें कि आप स्कूल जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। लेकिन आप किसी फ्रेंड के बारे में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप? ही गोज टू स्कूल। आप कभी भी गो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ही गोज टू स्कूल, बिकॉज यहाँ पे ये बेसिकली आपका सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला, शी अंडरस्टैंड्स द इंग्लिश। अब आप सोचिए इसको आप खुद के फॉर्म में लिखना चाहे, खुद के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे आपने आई अंडरस्टैंड क्यों लिखा? सिर्फ इसलिए लिखा बिकॉज आप एक प्लूरल सेंटेंस, आप एक प्लूरल सब्जेक्ट कहला रहे हैं। आई वर्ड जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली ऐसा प्लूरल नहीं बोलते उसको, लेकिन जस्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि आपको कंसेप्ट याद रहे, एग्जाम में जब आप इसको यूज करना चाहें तो आपको याद रहे। तो आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप कभी भी आई अंडरस्टैंड्स इंग्लिश नहीं लिखते। ओके, अंडरस्टैंड इंग्लिश लिखते हैं हमेशा। नाउ ही ट्राइज वेरी हार्ड, तो ही ट्राइज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ट्राई का जो सिंगुलर हो गया वो क्या हो गया? ट्राइज। ओके, सो आई ट्राई वेरी हार्ड, ऐसा आप बोल सकते हो, आई ट्राइड वेरी हार्ड, इस तरह से बोल सकते हो। लेकिन ही जब आप लगा रहे हो तो ही ट्राइज वेरी हार्ड। और ये सब कैसे हैं? ये देखिए, ये सेंटेंस अभी जो है ये सिंपल पास्ट में। ठीक है, जैसे इसने पूछा व्हाट डज ही नो अबाउट यू, तो उसको क्या पता है, मतलब वो अभी के समय में पूछ रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो अगेन ये भी क्या हुआ? ये भी प्रेजेंट सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ। ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो देखिए ये क्या है? ये एक रूटीन एक्टिविटी है, डेली हो रही है, तो डेली होने वाली रेगुलर एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी को हम क्या प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, मतलब कि उसे इंग्लिश समझ आती है, अभी भी आती है। ओके, पहले आती थी कि नहीं पता, अभी आगे आएगी कि वो भी नहीं पता, बस इतना पता है कि अभी तो आती है। ओके, ही ट्राइज वेरी हार्ड, तो उसने ट्राई किया है। ओके, अभी उसने किया है ट्राई। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पास्ट का बात है कि पहले किया था, आगे करेगा, अभी किया है। सिमिलरली, शी एंजॉयज प्लेइंग द पियानो, शी एंजॉयज, देखिए यहाँ पे मैंने एंजॉयज क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे ये शी वर्ड है, बेसिकली सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। ओके, आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि मैं क्यों इतना रिपीटेशन कर रहा हूँ, बट इट इज इंपॉर्टेंट। जब आप रिपीटेशन करेंगे तो आपके लिए इजी होगा याद रखना। ओके, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, ताकि आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत ही सिंपल से। सबसे पहला आता है आई डैश एट अ बैंक। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, वर्क या फिर वर्क्स। तो जरा वीडियो पॉज करके सोचिए क्या आना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे आई क्या है? ये बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट
वर्ब एग्रीमेंट, ओके, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट होना जरूरी है हर सेंटेंस में, इसलिए करेक्ट जो यहाँ पे वर्ड आएगा दैट विल बी वर्क, ओके। सो आई वर्क एट बैंक, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, शी डैश विथ हर पेरेंट्स। तो अब आप सोचिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, शी बेसिकली एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो लिव्स विल बी द करेक्ट आंसर, सो शी लिव्स विथ हर पेरेंट, ओके। थर्ड एग्जाम्पल, काउज डैश ऑन ग्रास, ओके। अब यहाँ पे सोचिए जरा, काउज डैश ऑन ग्रास में काउज क्या है बेसिकली, तो काउ होता है सिंगुलर, ओके, तो काउ का मतलब बहुत सारी काउज जो हैं तो उसको हम प्लूरल में COWS लिखते हैं, तो ये बेसिकली कैसा है, ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, तो क्या आना चाहिए, फीड होगा या फीड्स होगा, यहाँ पे S लिखा हुआ है। डेफिनेटली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि वर्ब और सब्जेक्ट का जो अल्टीमेटली जो व्हाट वी कैन से डिग्री है बेसिकली, वो डिग्री सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा फीड, ओके। सो काउस फीड ऑन ग्रास। डैश ही डैश अ हैंडसम सैलरी, सो ही डैश, डैश में क्या आना चाहिए, डेफिनेटली ही है तो सिंगुलर है, तो ही अर्न्स, ओके, ही अर्न्स एन हैंडसम सैलरी और अ हैंडसम सैलरी। नेक्स्ट इज जैनेट डैश टू बी अ सिंगर, सो जैनेट डैश टू बी अ सिंगर में क्या होगा, जैनेट वॉन्ट्स, ओके, जैनेट वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर, क्यों, बिकॉज जैनेट एक सिंगल पर्सन, इट्स अ सिंगुलर वर्ड, ओके। और देखते हैं एग्जाम्पल, डैश एमिली डैश डिलीशियस कुकीज, सो एमिली डैश डिलीशियस कुकीज में जरा सोचिए क्या वर्ड हो सकता है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे एमिली क्या है, एक सिंगुलर टेंस में है, सॉरी सिंगुलर वर्ड है, डिग्री सिंगुलर है इसका सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आएगा मेक्स, एमिली मेक्स डिलीशियस कुकीज, ओके। नेक्स्ट, आरती एंड हर हस्बैंड डैश इन सिंगापुर, तो अब ये सोचिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आरती एंड हर हस्बैंड, तो क्या ये सिंगुलर है टेंस, नहीं, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आरती एंड हर हस्बैंड लिव्स इन सिंगापुर नहीं होगा, यहाँ पे होगा लिव इन सिंगापुर, ओके। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट इज रोहन एंड सानिया डैश टू प्ले कार्ड्स, ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब आप सोचिए जरा, रोहन एंड सानिया लव्स टू प्ले कार्ड या लव टू प्ले कार्ड्स, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आई थिंक मैं भूल गया लिखना, तो यहाँ पे दो वर्ड है, लव या फिर सॉरी यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एंजॉय एंड एंजॉयस, ओके। नहीं, आई थिंक ये गलत हो जाएंगे क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो टू लिखा हुआ है, तो इन्फिनेटिव आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज लाइक और लाइक्स। तब सोचिए जरा क्या आना चाहिए, रोहन एंड सानिया डैश टू प्ले कार्ड्स, तो डेफिनेटली ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, प्लूरल बन रहे हैं, तो प्लूरल बनने की वजह से यहाँ पे लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, ओके। अगर मैं सिर्फ एक पर्सन के लिए लिख रहा होता, जैसे मैं लिखता रोहन के लिए, तो मैं लिखता रोहन लाइक्स टू प्ले कार्ड, ओके, प्ले कार्ड गेम्स, ओके, मतलब ऐसा लिखता मैं, रोहन लाइक्स टू प्ले कार्ड गेम, ओके। इस चीज को समझिएगा, ये सिंगल वर्ड था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो LES आ गया, LIKES आ गया, और प्लूरल है तो यहाँ पे LIKE आके रुक जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, सोफिया डैश इंग्लिश वेरी वेल, तो अब ये कैसा है, अगेन ये सिंगुलर है, तो सोचिए जरा क्या आना चाहिए यहाँ पे, सोफिया स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, बिकॉज सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ओके। देन मार्टिन डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो मार्टिन क्या होगा, गो या फिर गोस, आप सोच लीजिए, अब आई थिंक आप सभी आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, डेफिनेटली मार्टिन गोस फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ओके। ओके, सो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग समझ में आया होगा, उसका यूजेज समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट सिंपल को लेंगे, फिर फ्यूचर सिंपल ले लेंगे, एंड डेफिनेटली हम सारे टेंसेज 9 के 9 यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं
और बहुत सारा लेक्चर्स है उसमें, अराउंड 15 लेक्चर्स हैं टेंसेस के। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए वी कैन से जो क्रैश कोर्स है उसमें हम यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टास्क जो कवर करते हैं, उसके बाद फुल कोर्स में डेफिनेटली पूरा आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।